नमस्कार। प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं में देश के अग्रणी संस्थान कौटिल्य एकेडमी मुख्यालय इंदौर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज बड़े ही गर्व का विषय है कि सितारों से मिलने की जो श्रृंखला कौटिल्य एकेडमी मुख्यालय स्टूडियो से आप तक पहुंचती रहती है, उसमें हमारे बीच में आज उपस्थित हैं प्रिया पाठक जी, जो सतना से हैं, नागौद से आती हैं और डीएसपी सेकंड रैंक जिन्हें प्राप्त हुई है। स्वागत है प्रिया जी आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है कौटिल्य मुख्यालय में आके आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल फील हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका यहाँ होने के लिए। आज बहुत सारे छात्र और उनके पेरेंट्स आपको सुनने वाले हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी शुरुआती यात्रा, कहाँ से आपने तैयारी शुरू करने के लिए अपने आप को तैयार किया था? सर ये जर्नी स्टार्ट होती है ग्रेजुएशन के टाइम से। तो ग्रेजुएशन के टाइम से ये लगने लग गया था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी डाइवर्स नॉलेज गेन करने में है। और क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही ऐसी है जहाँ पे आपको नॉलेज बहुत सारा गेन होता है प्रिपरेशन फेज पे ही। तो वर्किंग जब स्टार्ट होगी तो और ज़्यादा डाइवर्स एक्सपोजर होगा और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इस वजह से मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हो गया था ग्रेजुएशन के सेकेंड थर्ड ईयर तक। फिर मैंने जो इसकी प्रिपरेशन है वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की थी। अच्छा। हाँ, तो 2018 से मैं MPPSC के लिए प्रयासरत थी। ठीक। और क्या आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर था? किस चीज़ ने आपको आकृष्ट किया कि आप इन सेवाओं में जाएंगी? सर एक्चुअली मेन तो पढ़ाई से एसोसिएटेड ही था जो मोटिवेशन था। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि एक सेल्फ मोटिवेटेड जो मैं रही हूँ इस फील्ड के लिए। और क्योंकि जो हम जिस भी फील्ड में करियर बनाने का सोचते हैं तो हम उस फील्ड के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। हम उस फील्ड के बारे में ये समझते हैं कि वो उसका वर्किंग नेचर कैसा है, किस तरह का प्रिपरेशन फेज़ होगा पहले, तो फिर उसमें वर्क कल्चर कैसा है। तो मुझे सिविल सर्विसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और साथ ही साथ सर जॉब सिक्योरिटी तो है ही, उसके साथ साथ जो एक सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो हम परस्यू करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरे पोटेंशियल के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा कि सर ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊँगी। ओके। आपके बारे में जहाँ तक जानकारी मिलती है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं कॉलेज लेवल पर भी, आगे भी। जी। 2 टाइम्स यू हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट। यस सर। बहुत सारी संभावना लगती है ऐसे आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों में कि रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकती थी। जी। इधर झुकाव कैसे हुआ फिर? सर वो बात सही है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, पर सर ऐसा ग्रेजुएशन क्योंकि मैंने किया तो उसमें ऐसा मोटिव लेके नहीं मैंने ग्रेजुएशन किया कि मुझे फर्स्ट रैंक ही लाना है या मुझे गोल्ड मेडलिस्ट ही बनना है। बस मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो मैं कहूँगी कि वो एक बाई प्रोडक्ट टाइप ही था गोल्ड मेडल का आना। ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं था। वैसा ही पीजी में भी हुआ है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं रखा कि गोल्ड मेडल ही चाहिए है। पर क्योंकि वो मिल गया है तो वो एक बहुत खुशी की बात है। और सर जहाँ तक रिसर्च फील्ड की बात रही तो जो मेरे अंदर का पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अच्छा मैं कर पाऊँगी रादर देन गोइंग इनटू द रिसर्च फील्ड और इनटू द एकेडमिक्स। तो सर रुझान मेरा जो है इसकी तरफ शुरू से ही रहा है, जैसा मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन के बाद से ही। तो रिसर्च वाला कभी मेरे मन में ख्याल आया ही नहीं। यस सर। घर में कोई बैकग्राउंड रहा इस प्रकार का या फिर आप पहली हैं प्रशासनिक सेवाओं में? सर गवर्नमेंट जॉब तो मेरे पापा की भी है, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा में मैं पहले ही हूँ जो अपने परिवार से संबंधित प्रशासनिक सेवा में मैं आई हूँ। यस सर। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि कौटिल्य एकेडमी की जहाँ तक बात है, आपके पास ग्रेजुएशन के बाद ये अवसर आया कि आपने प्रशासनिक सेवाओं की तरफ अपना रुझान किया। यस सर। कौटिल्य एकेडमी 10वीं कक्षा के पश्चात ही संरचना हमारी एक बैच है जिसमें बच्चे 10वीं कक्षा से ही तय कर लेते हैं कि आने वाले 5 सालों तक वो स्कूल कॉलेज की स्टडी के साथ में प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं की तरफ जाएंगे। ऐसे जो नए बच्चे आ रहे हैं, आपके समय तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं सर। यहाँ जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मोटिवेशनल थॉट होगा कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात है तो स्कूल एजुकेशन में ऐसा होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं हम देखते हैं, हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो भी चिल्ड्रन का वो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा है सर कि 12वीं तक आपको पूरा स्कूल का जो है एनवायरनमेंट उसको अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई के साथ साथ आपको वो इन्जॉयमेंट भी करना है, आपको फ्रेंडशिप भी मेंटेन करनी है, क्योंकि वो एक इवॉल्वमेंट का फेज़ होता है। तो आप बहुत इवॉल्व होते हैं टीनेज में, तो और बहुत सारी चीज़ों का पोटेंशियल आप चेक करने की कोशिश करते हैं।
जैसे सर मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो 10th तक तो इनफैक्ट मुझे 9th तक यही श्योर नहीं था कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है 11th में। तो वो 10th के बाद ही फिर जब परसेंटेज अच्छे आए और फिर रुझान 10th के टाइम पे देखने लग गया था कि क्या सब्जेक्ट मुझे चाहिए होगा, तो वो मेरा 10th के बाद ही आया। और जैसा कि 12th के बाद भी मुझे ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर फील्ड मैंने सोच रखी थी, बस मुझे ये था कि मैं ग्रेजुएशन प्रॉपर कर लूँ और मैं लाइफ साइंसेस से कुछ कर लूँगी। तो वो मेरा उस टाइम का थॉट था। बट मतलब चेंजेस बहुत सारे आते हैं और ऐसा होता है कि हम जो चेंजेस आते हैं फिर हम वो एक्सेप्ट करते हैं और टाइम के साथ साथ जैसे हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं तो हमें अपना इंटरेस्ट भी मालूम चलता है और हम एक्सपोज भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो आई थिंक जो अभी के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली स्टूडियस ना होकर के मतलब बहुत सारे फील्ड में अपने आप को परखें, अपने आप को जानें और ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि जो स्पोर्ट्स जो भी आप खेलना चाह रहे हैं या फिर जो अदर फील्ड्स है, कोई कल्चरल फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मौका दें हर एक फील्ड के लिए। डिस्ट्रैक्ट सर आई डोंट थिंक ये डिस्ट्रैक्शन है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ही करता है। एक वो जो हम होलिस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए, तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर रखें शुरू में जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज डेज में होते हैं। तो उसके बाद जहाँ तक करियर का सवाल है, तो करियर में आप एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा, खुद ही फील होने लग जाएगा कि हमको इस पर्टिकुलर कोई सी जगह पे अपना करियर बनाना है। तो आई थिंक वो तब होगा जब आप बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके होंगे। तो फिर एक प्रॉपर आप एक पूरा प्लान के साथ, एक प्रॉपर सोच के साथ, एक विजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक अपने आप को थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यस सर, क्या फैक्टर होता है जो आपको बनाए रखता है? जहाँ तक प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं की बात है, एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, It takes almost 5-6 years somewhere. Attempts होते हैं, frustrations आते हैं, depressions आते हैं, बहुत सारी चीजें। उनसे बच्चा कैसे जूझेगा? सर जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले तो सर अगर वो सिविल सेवा में आना चाह रहे हैं तो क्योंकि बहुत ही सोच समझ के एक तो मतलब कदम रखना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि और ये इस फील्ड के अपने ही प्रोज है, अपने कॉन्स हैं। तो पूरा ये एनालिसिस करके आना चाहिए कि इस फील्ड में हम जा रहे हैं तो क्या हमारे लिए सूटेबल है। और अगर एक बार सोच लिया है कि इसी फील्ड में आगे जाना है, इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो बिल्कुल फिर पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। हाँ, और रही बात मोटिवेशन की, तो यहाँ पे जैसे हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे एक इंडिविजुअल प्रिपेयर नहीं करता, फिर आपकी फैमिली एसोसिएट हो जाती है उस पर्टिकुलर ड्रीम से। तो वो पूरी फैमिली फिर आई थिंक वो पूरे मोटिवेटेड रखती है आपको लंबे समय तक। अगर उनको फैमिली को आप में पोटेंशियल दिख रहा है तो बिल्कुल वो आपको पूरे टाइम तक मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था कि प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है और एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, अगेन हम उसी वीसीएस साइकिल में आ जाते हैं, फिर प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं। तो ये थोड़ा सा कम्बरसम हो जाती है पूरी प्रोसेस। रिपीटेटिव एंड वही उसी मोड पे जाके वापस शुरुआत करना कहीं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस सर, तो उस दौरान पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट आई थिंक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सर पेरेंट्स का सपोर्ट, उसके साथ साथ आपको खुद में भी ये बहुत श्योरिटी रखनी है कि अगर आपने ये फील्ड चूज़ की है तो वो क्यों की है। आपका वाई फैक्टर है वो अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने आप ही सस्टेन कर जाएंगे। वाई फैक्टर इज टू बी मैनेज्ड। यस सर, डेफिनेटली। एकेडमी की जहाँ तक बात करूँ मैं, यहाँ हज़ारों बच्चे हम प्रतिदिन निकलते हैं, क्लासेस में रहते हैं। यस सर। हॉस्टलर्स काफ़ी होते हैं जो परिवारों से दूर रह के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक मोटिव बनाया हुआ है। यस सर। आपके लिहाज से उनका क्या शेड्यूलिंग होना चाहिए? उनका डेली शेड्यूल, डेली रूटीन, स्टडी पैटर्न्स क्या होने चाहिए? सर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। सर पहला तो जो हॉस्टलर्स हैं या फिर जो पीजी में रह रहे हैं, तो अगर वो उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो रूम पे पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, तो वेल एंड गुड, क्योंकि हॉस्टल लगभग सारी सुविधाएं ही प्रोवाइड कराते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, टी, वो सब प्रोवाइड होता है और रात तक वो डिनर, लंच सब कुछ अवेलेबल होता है। तो अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप बिल्कुल रूम में अगर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसका यही टाइम टेबल मेरा तो जैसा था कि एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा होता था कि मैं 8 बजे सो के उठती थी और फिर वही जो रेगुलर ब्रेकफास्ट, एक्टिविटीज़, देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी और फिर उसके बाद लंच के टाइम पे तो लंच किया, देन उसके बाद नैप,
और फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी, फिर इवनिंग टी एंड देन फिर पढ़ाई, फिर आप बाहर या वॉक पे आप जा सकते हैं, फिर उसके बाद डिनर। तो मेरा ये शेड्यूल एक होता था। और दूसरा पार्ट में ऐसे स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी जाते हैं, जो प्रेफर करते हैं लाइब्रेरी जाना, तो अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आप उतना नहीं इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है उतनी, तो आप लाइब्रेरी में जाएं और लाइब्रेरी का ऐसा शेड्यूल बना लें कि आपको वहाँ पे पढ़ना है। तो मॉर्निंग का अपने आवर्स डिसाइड कर लें कि कितने कितने आवर्स में आप क्या क्या करेंगे। तो इस तरह से 2 टाइप में आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, और सर ये अपने हिसाब से होता है कि आपको क्या ज़्यादा बेटर लग रहा है। कई तो वो मैटर करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं। आई वॉज अ नाइट आउल, मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं रात में पढ़ाई करती थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो अपना टाइम टेबल जो है, आई थिंक एक कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, अपने हिसाब से जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जो डे आप किस तरह से प्लान कर पाते हैं और वो प्लान एग्जीक्यूट किस तरह से हो पाता है, तो अपने हिसाब से वो आप अपना प्लान बनाएं। यस सर। बेसिक थिंग इज टू बी प्रिंसिपल्ड एंड डिसिप्लिन्ड। बिल्कुल, डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। यस सर। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक बहुत युवावस्था में आपने इस प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षा में अपने आप को चयनित पाया है। जी सर। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के साथ में कहीं क्या ये भाव आता है कि देश के प्रति मेरा कोई लगाव है या जन सेवा आपका उद्देश्य रहा हो? यस सर, डेफिनेटली आता है, क्योंकि जब हम किसी करियर फील्ड की बात करते हैं तो नो डाउट हर एक फील्ड अपने आप में बहुत अच्छी है और हर फील्ड जो है वो देश की प्रगति में अपना योगदान देती है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। तो पर मेरा जो सिविल सेवा की तरफ रुझान जो हुआ था, वो पहला तो कुछ पर्सनल रीजंस है, दूसरा सर रीज़न ये है कि आप बहुत डायरेक्टली आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, आप डायरेक्टली बातें कर पाते हैं, समाज के साथ जुड़ पाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सीधे जुड़ पाते हैं, तो आपको वो ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको नज़र आती हैं। हम सिर्फ रेटोरिक में नहीं रहते कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है और हम प्रॉब्लम्स बोल के हट जाते हैं अलग से। इस सेवा में ऐसा पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाते हैं और कांटेक्ट से फिर आपको एक्चुअल पिक्चर पता चलती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में आप सोच पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये एक जो फैक्टर है कि अपना जो भी हमने सीखा है अभी तक, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो अगर हम अपना वो बिट हम थोड़ा बहुत सोसाइटी को अगर कंट्रीब्यूट कर पाएँ तो एक मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी। और मेरा भी पूरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है या फिर जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँ सोसाइटी के लिए, जनता के लिए, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। और मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझती हूँ कि सिविल सेवा जैसी परीक्षा, कठिन परीक्षा के लिए मैंने अपने आप को सक्षम पाया और मैं सिलेक्ट हुई और अब मैं बिल्कुल एंथुसियाज्म लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी। आगे बढ़ूंगी। जी सर। एक बहुत खुशी की बात है जो छात्र और पेरेंट्स इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं प्रिया जी के, कि कौटिल्य एकेडमी परिसर में आने वाले छात्रों के लिए प्रिया जी का मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा और वो जीवंत स्वरूप में, अभी तो आप एक कैमरे के माध्यम से उन्हें सुन पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे छात्रगण यहाँ पर हैं और जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए प्रिया पाठक जी का मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो कौटिल्य एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़िए कौटिल्य एकेडमी परिवार से। शिक्षा का मंदिर तो ये है ही, साथ में बहुत युवा और वरिष्ठ मार्गदर्शन दोनों ही आपको प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से भी और कौटिल्य एकेडमी की हमारी काउंसलिंग टीम के द्वारा भी आपको प्रत्येक जानकारी प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं के लिए दी जाएगी। तो आइए कौटिल्य एकेडमी परिवार से जुड़े रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और सुपर सितारे के साथ कौटिल्य एकेडमी मुख्यालय से। नमस्कार।